ओके, अब एक्सरसाइज 1 की समाप्ति के बाद यहाँ से हमारे मेन कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं इस चैप्टर के। और अब हम सबसे फर्स्ट नंबर का थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ब्रांडेड और इम्पॉर्टेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आ जाता है प्रूव करने के लिए। समझ आया? तो इस चैप्टर से अगर आप थ्योरम प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो यही वो थ्योरम है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आई बात समझ में? और इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है जी? तो इनके नाम भी यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं। दिस थ्योरम इज, इधर लिख देता हूँ मैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है? शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं BPT। समझ में आ रहा है? इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TT। दिख रहा है? समझे कि नहीं समझे? तो इतने सारे नाम हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे कॉमन नेम है इसका। ठीक है? हो गया? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं आपको, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है? अच्छा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसको हमको सबसे पहले प्रूफ बनाना है ना, तो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर प्रूफ बनाएंगे। लेकिन उसके प्रूफ के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमको, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रूफ्स बनाएंगे। ठीक है? क्लियर है मेरी बात या नहीं है? तो इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी चीज़ों की? दो। उसमें से एक चीज़ ये है कि आप एक ट्राइंगल के अंदर हाइट किसको बोलते हैं ये पहचानते हैं या नहीं, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है? और दूसरी चीज़, क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हो, एक सेम बेस पर जब कोई दो फिगर खड़े होते हैं तो दोनों फिगर का एरिया सेम होता है। ये एक थ्योरम है जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हो ज्योमेट्री में। समझे? टू पॉलीगॉन्स ऑन द सेम बेस अंडर टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला, दो पैरेलल लाइन है उसके अंदर फिगर बनेगा, और दो फिगर बनेंगे, दोनों फिगर एक ही बेस के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर खड़े होंगे, तो दोनों फिगर का एरिया क्या होगा? सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है? ये एक थ्योरम 9th में पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पर हमको पड़ेगी। और हाइट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझना है, तो सबसे पहले मैं आपको हाइट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। समझ गए? उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इसी पर रहेगा। आई बात समझ में? बाकी चीज़ें भूल जाइए, इसको समझिए दिल लगा के, एकदम क्या लगा के? दिल लगा के इसको समझना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसके पहले दो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले हाइट का कॉन्सेप्ट। हाइट ऑफ ए ट्राइंगल किसको बोलते हैं? एक ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? देखिए, हम लोग तीन तरह के बेसिक ट्राइंगल्स यूज़ करते हैं। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों में अंतर क्या है मालूम है? एक्यूट एंगल में एंगल कैसे होंगे? 90 से छोटे छोटे। ऑब्ट्यूस एंगल में कोई ना कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा ट्राइंगल का, और राइट एंगल में कोई ना कोई एक ट्राइंगल 90 डिग्री का होगा। तो तीन तरह के ट्राइंगल समझ में आए? इसको समझिए, मुझे बताइए। ये वाला एक ट्राइंगल यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये कैसा ट्राइंगल है? इस एंगल को पहचानो, इस एंगल को पहचानो, इस एंगल को पहचानो। क्या ये 90 से बड़ा है या छोटा है? ये 90 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। ये 90 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी? एक दूसरा ट्राइंगल मैं बनाता हूं, देखिए ये। ठीक है? ये एंगल कैसा है? 90 से बड़ा कि छोटा? बड़ा है। ये एंगल 90 से बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है? 90 इसको बोलते हैं, इतना बड़ा गैप होता है, और ये इतना है सिर्फ। हाँ, 90 से बड़ा ये होगा ऐसे। ये एंगल
90 से छोटा, ये एंगल ये 90 से बड़ा है क्योंकि 90 इस पर ऐसे होता और ये तो और पीछे से चला गया, तो 90 से बड़ा हो गया कि नहीं। तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। एक तीसरे कैटेगरी का ट्राइंगल देखिए, ये कैसा ट्राइंगल है? दिस एंगल इज लेस देन 90 बट दिस इज 90। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये तीन तरह के ट्राइंगल हुए। अब इनकी हाइट कैसे बनाएंगे? ये हाइट किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, हाइट हम ऐसी लाइन को बोलते हैं जो सबसे छोटी लाइन होती है, मिनिमम लेंथ की लाइन। नहीं समझे? क्या समझे? हाइट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी, और जो डिस्टेंस सबसे छोटी होती है वो बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन पर लाइन खींचिए। कितनी लाइन खींच सकते हैं आप? बहुत सारी। तो एक लाइन ये आप खींच लेंगे, दूसरी लाइन ऐसे खींच लेंगे, तीसरी ऐसे खींच लेंगे, चौथी ऐसे खींच लेंगे, पांचवी ऐसे खींच लेंगे, छठवीं ऐसी, सातवीं ऐसे खींच लोगे, आठवीं ऐसी, नौवीं ऐसी, 10वीं ऐसी, और ऐसे करके बहुत सारी लाइनें आप इसमें खींच सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें सबसे छोटी लाइन कौन सी है? कौन सी सबसे छोटी लाइन? या इतना हौच पौच हो गया, थोड़ा और कम कर देते हैं ना तो आपको और समझ में आए। इतनी सारी लाइनें नहीं बनाते, कम लाइन बनाते हैं। इधर देखिए, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये एक लाइन हो गई इस लाइन पर, और ये एक लाइन हो गई इस लाइन पर। ठीक है। और ये एक लाइन हो गई इस लाइन पर। ये इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, तीनों में छोटी लाइन कौन सी है? हाँ, ये ऐसे झुकी हुई है, बड़ी लाइन है। ये भी ऐसे झुकी हुई है, लंबी लाइन है। ये ऐसी सीधी है, तो इन दोनों से ये कैसी होगी? छोटी। अब मैं आपको बोलता हूँ, क्या आप इससे छोटी कोई लाइन बना सकते हो जो इस पॉइंट से गिरे, इस लाइन पर गिरे, बिछी हुई लाइन पर? ये बिछी हुई लाइन है ना, इसी पर हम लाइन बना रहे हैं, और ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर एक लाइन खींचिए जो कि इस बीच वाली लाइन से छोटी होनी चाहिए। बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कोई भी लाइन बनाओगे इससे बड़ी बन जाएगी। जैसे यहाँ से मैंने ये एक लाइन खींची, अब आप कंपेयर कर लो दोनों को, ये झुकी हुई है मतलब इससे बड़ी होगी। और कोई लाइन बनाइए, इधर बना दिए ऐसे, तो ये भी झुकी हुई है तो इससे बड़ी होगी। कोई भी लाइन बनाइए इस सेंटर वाले से बड़ी ही होगी। समझ आया? और सेंटर वाली लाइन की खासियत ये है वो सबसे छोटी है, और जो लाइन सबसे छोटी होती है वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कितना एंगल? और बाकियों को देख लो, दिस एंगल इज लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90। सारे एंगल 90 से छोटे होंगे। समझ आया? कोई भी लाइन जो राइट एंगल पर नहीं है वो कैसी होगी? लंबी होगी। इस बात को उल्टा करके बोलिए, कोई भी लाइन जो बड़ी है, सबसे छोटी नहीं है, तो वो 90 डिग्री नहीं बनाएगी। क्या समझे? जिस लाइन की लंबाई बड़ी होती है वो कभी भी बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। 90 डिग्री वही बनाता है जो सबसे छोटा लाइन होता है। इसको 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 कंपेयर करिए, इसमें और इसमें ये बड़ा है तो ये कभी भी 90 डिग्री नहीं बनाएगा। इसमें ये बड़ा है, ये 90 नहीं बनाएगा, ये भी 90 नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इससे छोटी है। तो इससे ये बड़ा है तो ये भी 90 नहीं बनाएगा। सबसे छोटी लाइन जो होगी वही 90 डिग्री बनाती है बेस के साथ, और जो 90 डिग्री बनाती है वही हाइट होती है। समझे? तो ये वाली लाइन अगर 90 बनाती है तो यही लाइन क्या होगी? हाइट होगी। तो हाइट का डेफिनेशन क्या बन गया? एक पॉइंट से एक बेस पर लाइन खींचिए, अगर उस लाइन ने बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो वही लाइन क्या बन जाएगी? हाइट, क्योंकि वो सबसे छोटी लाइन होगी। उससे छोटी कोई लाइन नहीं बना सकते आप। बाकी जितनी लाइन खींचेंगे सब उससे कैसी होंगी? बड़ी होंगी। तो हाइट का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मुझे इन तीनों ट्राइंगल के हाइट बना के दिखाइए। देखिए ध्यान से समझना, ये रहा पॉइंट और ये रही बिछी हुई लाइन। अब मैं यहाँ से बहुत सारी लाइनें खींचूंगा और उसमें सबसे छोटी जो लाइन होगी उसको क्या मान लूँगा? हाइट। और आप सब समझ रहे हैं कहाँ पे बननी है वो लाइन? बीच में। ये अगर इसने 90 डिग्री बना दिया बेस के साथ तो मैं इसी लाइन को क्या मान लूँगा? हाइट।
ठीक है, जरा यहाँ पर देखिए, ये रहा पॉइंट और ये रहा बेस। इस पॉइंट से इस बेस पर लाइन खींचिए, जो 90 डिग्री बना देगा वही क्या होगा, हाइट। तो बनाइए, ऐसे खींचेंगे, 90 होगा क्या एंगल, जैसे ये एंगल दिख रहा है 90 से छोटा, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, कितनों खींचिए 90 से छोटे बड़े हो जाएंगे, तो वो हाइट नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब है मुझे फिर लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा, ये यहां जाके 90 डिग्री बनाएगा। ये नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? इमेजिन करके देखो, यहां से मैं ऐसी लाइन खींच रहा हूं, यहां 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 ऐसे खींच रहा हूं, इधर भी खींच रहा हूं ऐसे, और सारी की सारी लाइनें बड़ी हो रही हैं। ये सबसे छोटी लाइन है, इससे छोटी लाइन में नहीं बना सकता। नहीं समझे? क्या आप इससे कोई छोटी लाइन बना सकते हैं? यही छोटी है तो ये 90 बनाएगी, सीधी सी बात। इसका मतलब है यही क्या होगी, तो इस ट्राइंगल की हाइट ये मानी जाएगी, जबकि ट्राइंगल के बाहर है, अंदर नहीं है, और ये वाली हाइट ट्राइंगल के अंदर है। तो इससे ये पता चलता है कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। नहीं समझे? ट्राइंगल तो अपना सिर्फ यहीं तक था ना जी, ये था ट्राइंगल, ये बाहर से कोई लेने देना नहीं था। लेकिन इस ट्राइंगल की हाइट कहाँ बनी, ट्राइंगल के बाहर बनी। तो हाइट का एक कॉन्सेप्ट और हमको समझ में आया कि हाइट के लिए कोई जरूरी नहीं कि ट्राइंगल के अंदर बने, ट्राइंगल के बाहर भी हाइट बनाई जा सकती है। क्योंकि हाइट का मतलब क्या होता है, वो छोटी लाइन जो बेस के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। अगर ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो हम बाहर बनाएंगे, उसकी हाइट बाहर होगी। समझ गए? अब तीसरे ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर ये लाइन खींचा, ये है पॉइंट ना, ये लाइन खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा। सबसे छोटी लाइन कौन सी, जो 90 बना रही है। अगर ये एंगल 90 बन रहा है, इसका मतलब यही लाइन क्या होगी, सबसे छोटी, तो यही क्या हो जाएगी, हाइट। क्योंकि इसके अलावा कोई भी लाइन बेस पर खींचिए वो इससे कैसी हो जाएगी, बड़ी, क्योंकि सबके एंगल 90 से छोटे बनेंगे। नहीं समझे आप? इसका मतलब है यही वाली साइड क्या बन गई, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 बनाती है। तो जो लाइन 90 डिग्री बनाएगी बेस के साथ, वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। अब आप तीनों पिक्चर को मिलाइए और देखिए एक ट्राइंगल में हाइट कहाँ कहाँ हो सकता है। ट्राइंगल के अंदर हाइट हो सकता है कि नहीं, ट्राइंगल के बाहर, और ट्राइंगल की कोई एक साइड भी हाइट हो सकती है। तो हाइट के लिए अब ये दिमाग से कीड़ा निकाल दो कि ट्राइंगल के अंदर ही होता है ट्राइंगल का हाइट, ट्राइंगल के बाहर भी हाइट हो सकता है कि नहीं। क्योंकि अभी मैं इस थ्योरम को प्रूव करते समय आपसे ये पूछूंगा मैं दोबारा, और आपसे बोलूंगा क्या मैं ये हाइट ले लूँ इस ट्राइंगल की, तो आप कहेंगे यस सर ले लीजिए। क्यों? ट्राइंगल के बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे छोटी लाइन बेस पर गिरेगी, 90 डिग्री बनाएगी, वही हाइट होती है। अंदर गिरे, बाहर गिरे, या उसकी एक साइड हो ट्राइंगल की, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेरे ख्याल से हाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, किसी को याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस तो दिख रहा है, अगर ट्राइंगल ऐसा है सो दिस इज बेस, अगर ट्राइंगल ऐसा है सो दिस इज बेस, अगर ट्राइंगल ऐसा है तो दिस इज बेस। तो ये समझ आया? और हाइट, अगर ट्राइंगल ऐसा है तो दिस इज हाइट, अगर ट्राइंगल ऐसा है तो दिस इज हाइट, अगर ट्राइंगल ऐसा है तो दिस इज हाइट। यहाँ पर हाइट रखेंगे, बेस रखेंगे, हाफ करेंगे, हमको एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। आ गया समझ में कि नहीं आया? अब एक दूसरा नॉलेज जो हमको इस थ्योरम के लिए यूज करना है वो ये है कि देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, क्या है, पहले से डिक्लेयर है कि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। अब इस लाइन के ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है ऐसे, ये क्या है, क्या है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का बेस कौन है, किस बेस पर खड़ा है, BC। तो ये BC जो है ना इस ट्राइंगल का बेस है। समझ आया? अच्छा, एक दूसरा फिगर देखिए जी, इसका नाम D रख दिया, इसको पहचानो, ये क्या है, क्या है ये, ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम DBC। इस ट्राइंगल का बेस कौन है, BC। BC ही है ना, इसी BC पर ये ट्राइंगल खड़ा है, इसी BC पर ये ट्राइंगल खड़ा है। तो दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा हो गया, सेम। समझ आया? और देखो दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन दोनों के लिए पैरेलल है, और दोनों फिगर दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं। समझ आया? तो जब कोई दो फिगर सेम बेस पर खड़े होते हैं और सेम पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं, तो दोनों फिगर का एरिया क्या होता है, सेम हो जाता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम ऐसे लिखेंगे एरिया को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये दोनों कैसे हो जाते हैं इक्वल। ये 9th में आपको एक थ्योरम पढ़ाते हैं। तो ये डाटा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, क्लास 9 से। ये होता है, इसको हम अभी यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में प्रूव कर चुके हैं। तो सिर्फ हम ये इन नॉलेज वहाँ से ले रहे हैं, समझ गए। इट इज़ ऑलरेडी ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। अब इसको यहाँ पर दोबारा हम प्रूव नहीं करेंगे, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी एज इट इज़ ये डाटा हम उठा के यूज़ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो दो फिगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, समझ में आ गया। आ गया। नाउ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम नंबर फर्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शुरू करें, चलिए यहाँ तक नोट कर सकते हैं आप, और इसके आगे हम प्रूव करेंगे इसको। ओके, थ्योरम नंबर 1। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले थ्योरम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए थ्योरम क्या बोलता है। इफ़ वी ड्रॉ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या चाहिए हमको, तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल चाहिए, उसके बाद ही बात होगी। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर ना, इस तरह से। ये क्या बन गया अपना एक अच्छा, मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, इसको मैं यहाँ बनाऊंगा अच्छा बड़ा सा, ऐसा। ठीक है जी, अच्छे से विजिबल हो रहा है ये। ठीक, इसका मैं नाम रख देता हूं ABC। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया, हो गया। ओके, अब पहली लाइन पढ़िए थ्योरम का, पढ़िए पढ़िए। इफ वी ड्रॉ ए लाइन, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन, और वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इफ वी ड्रॉ, अगर मैं ड्रॉ करूं क्या, एक लाइन विच इज पैरेलल, जो कैसी होगी, पैरेलल होगी, किसके पैरेलल, एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3, तीनों में से कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए। जैसे मैंने ये साइड पकड़ ली, मैं ये भी ले सकता था, ये भी ले सकता था, ये एक साइड ले ली। अगर मैं इस एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, इसके पैरेलल कहीं से भी, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी, समझ में आता है या नहीं आता। तो मैं सपोज दिखाने के लिए यहाँ से ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये देखा, अभी बनाना नहीं, आराम से देखना, उसके बाद आराम से बनाना, नहीं तो मैं मिटाऊंगा, फिर आप नहीं मिटा पाओगे पेन का बना हुआ। तो पहले देखिए फिर आराम से बनाइए ना। तो इस लाइन के, ट्राइंगल के एक साइड से मैंने एक लाइन खींची पैरेलल, समझे, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची, और इस लाइन का नाम रखा मैंने L। ठीक, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये कहीं से भी जा सकती थी, यहाँ से जा सकती थी, यहाँ से जा सकती थी, यहाँ से, या ठीक बीचों बीच भी जा सकती थी, यहाँ से भी जा सकती थी, ऐसे कहीं से भी जा सकती थी। आई बात समझ। सो ये शर्त पूरी कर दी मैंने। इफ वी ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस साइड के तो पैरेलल खींच दी मैंने, तो ये तो पैरेलल में बुक हो गया। अब कितनी साइड बची ट्राइंगल की, 2, एक ये और एक ये और ये 2 साइड बची। तो इस पैरेलल लाइन ने, एक साइड के जो पैरेलल में खींच रहा हूं, इस लाइन ने इस बचे हुए साइड को यहाँ पे काटा और इस बचे हुए साइड को यहाँ पे काटा। काटना मतलब इंटरसेक्ट करना। तो बचे हुए 2 साइड को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करेगा। सो देखिए फिर से, इफ वी ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, किसी भी एक साइड से अगर एक पैरेलल लाइन में खींचता हूं ट्राइंगल के, एंड इट इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये बचे हुए 2 साइड को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक ये और एक ये। इसका हम कुछ नाम रख लेंगे, जैसे ABC, इसका नाम रख लिया D, और फिर क्या आता है ABCD E, इस पॉइंट का नाम रख लिया E। तो 2 पॉइंट पर इसने काटा, 2 साइड को, D पर और E पर। ठीक है,
उसके बाद देन दिस लाइन डिवाइड्स दिस टू लाइन्स इन द सेम रेशियो। इसका क्या मतलब है, यही रिजल्ट वाली लाइन है। ये जो लाइन है जिसने ये दो साइड को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ये क्या करेगी, इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में बांट जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर जाएगी। दिस लाइन डिवाइड दिस टू लाइन मतलब एक लाइन ये एक लाइन ये, और दिस लाइन मतलब ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ये इस दो लाइन को बराबर बराबर रेशियो में बांट जाएगी। बराबर रेशियो में बांट जाने का मतलब फिर से देन दिस लाइन डिवाइड दिस टू लाइंस इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब कहाँ है रेशियो, रेशियो का मतलब यहाँ ये देखिए, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये साइड इसको यहाँ से काट के गई है डी पॉइंट पर, तो ए से लेके डी ये एक टुकड़ा हो गया और डी से लेके बी ये दूसरा टुकड़ा हो गया। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ये टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये टुकड़ा, तो कुछ आएगा इसका रेशियो। आप लोग स्केल फैक्टर पढ़ के आ रहे हो तो आपको रेशियो समझ में आना चाहिए। एक टुकड़ा डिवाइडेड बाय दूसरा टुकड़ा, ये एक गुना ये दो गुना, 1:2 समझ आया, या 1:3 या 1:4 या 2:5 कुछ भी। ये टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये टुकड़ा, जो भी रेशियो इस टुकड़े का आएगा वही रेशियो इस टुकड़े का आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये। नहीं समझे? तो ये जो एक लाइन जा रही है ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल बनके, ये दो साइड को जब काट के गुजरती है तो दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट जाती है। यानी ये वाले साइड का जो रेशियो होगा, ये टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये टुकड़ा, वही रेशियो ये टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये टुकड़े का हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब रेशियो कैसे लिखते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AD अपॉन DB। तो उधर भी सेम पैटर्न लेना है, AE अपॉन EC। तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, बराबर। कब बराबर होता है, जब ये लाइन इस साइड के साथ क्या होती है, पैरेलल। तो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आने वाली लाइन किसी साइड के साथ पैरेलल होगी, पैरेलल, तो दो साइड के रेशियो क्या कर जाएगी, बराबर कर जाएगी। समझ आया, ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये पैरेलल है तो रेशियो बराबर कर जाएगी, पैरेलल नहीं है तो रेशियो बराबर नहीं होगा। ठीक है, दिस थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात समझ में आई? अब मैं गिवन बनाता हूं, ध्यान से देखिए। और डायग्राम के लिए ना हम ऐसा कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन की हमको जरूरत नहीं है, समझ गए? ताकि डायग्राम सुंदर दिखे तो मैं इसको यहीं तक समेट देता हूं, ये खत्म। दिख रहा है सुंदर सा? आप थोड़ा सा गिवन बनाते हैं। सबसे पहले गिवन देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है हमको, एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर हमने D पैरेलल खींचा है, DE किसके पैरेलल खींचा है, BC के। ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना, लाइन पैरेलल होगी। तो ये जो लाइन थी DE, ये किसके पैरेलल खींचा है, BC के पैरेलल खींचा है। DE ने AB को कहां पे इंटरसेक्ट किया है, D पे, और AC को कहां पे इंटरसेक्ट किया है, E पे। DE इंटरसेक्ट AB and AC at point D and E। ठीक है जी, आया समझ? अच्छा, अब हमको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन ये है कि अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल होगी तो क्या कर जाएगी, दो साइड के रेशियो बराबर कर जाएगी। तो इस साइड का रेशियो क्या होगा बताइए, AD अपॉन DB, ठीक है। और उधर का रेशियो AE अपॉन EC, और ये क्या हो जाएगा, बराबर। यही चीज हमको प्रूव करके दिखानी है, समझ गए? तो इसको मैं प्रूफ के डब्बे के अंदर ऐसे पैक कर देता हूँ। ये हमको प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आ रहा है समझ में थ्योरम धीरे धीरे कि नहीं आ रहा है? आप इसको प्रूव कैसे करें, तो प्रूव करने के लिए हम सहारा लेंगे ट्राइंगल के एरिया का। किसका सहारा? क्योंकि देखो ये साइड्स हैं, AD और DB साइड्स हैं, इनको हम अलग अलग ट्राइंगल में फंसाएंगे सबको। कहाँ फंसाएंगे? ये अलग ट्राइंगल में, ये अलग ट्राइंगल में फंसेगा, ये अलग ट्राइंगल में, ये अलग ट्राइंगल में। तो कितने ट्राइंगल चाहिए हमको? 4 ठो ट्राइंगल। तो यहाँ तो कै ठो ट्राइंगल दिख रहे हैं, 2 से काम चलना नहीं है, 4 ट्राइंगल हमको बनाने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करके हम 4 ट्राइंगल बनाएंगे। आया समझ कि नहीं आया? आया। आप ये कंस्ट्रक्शन देखिए,
कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कुछ लाइनें हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं ना, तो ट्राइंगल दिखने लग जाएगा हमको। तो मैं ऐसे करता हूं कि ये B और E को यहां से मिला देता हूं, ये तो एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा था ADE, छोटा वाला दिख रहा था। एक ट्राइंगल हो गया देखो BDE, और ये बेस सेम है, देखो ये वाली लाइन को मैं बेस मान लूंगा। दिख रहा है? ध्यान से समझना भाई, क्योंकि समझने का खेल है पूरा। इस लाइन को क्या मान लिया? बेस। तो इस बेस पर एक ट्राइंगल ये हो गया, दिख रहा है AED या ADE, इसका बेस कौन है? ये AD। और यही बेस ऐसे आगे चली आई और इसको देखिए BDE, इसी बेस पर, ये वही लाइन है ना बेस वाली। अब उसको B से A पूरा पढ़ो या B से D पढ़ लो, लाइन तो वही है। आधा पढ़ो या पूरा पढ़ो, लाइन वही है। तो ये बेस है तो ये भी बेस हो गया, और ट्राइंगल हो गया BDE। ये ट्राइंगल दिखा? कितने ट्राइंगल हो गए? 2। एक ट्राइंगल हो गया ADE और दूसरा ट्राइंगल हो गया BDE। क्लियर? इसी तरह से मैं इसको मिला देता हूं आपस में, ये देखिए। तो इधर अब इसको बेस मान लीजिए, एक ट्राइंगल हो जाएगा AED या ADE, वही चीज है। बेस अब कौन हो गया? AE। और दूसरा ट्राइंगल हो गया CDE, फिर से बेस कौन हो गया? यही वाली लाइन। नहीं समझे? मैं जानबूझ के इसको बेस फंसा रहा हूं, इसको बेस फंसा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही तो है AD/DB। तो AD भी चाहिए, DB भी चाहिए। AD और DB, AD मुझे चाहिए, DB मुझे चाहिए, तो इसको कहीं ना कहीं फंसाएंगे तब ना आएगा ट्राइंगल में ये। और इधर AE और EC चाहिए, तो इधर हमने इसको बेस मान लिया, तो ये भी AE भी फंस जाएगा, EC भी फंस जाएगा। तो 2 ट्राइंगल उधर, 2 ट्राइंगल इधर। समझ में आए आपको या नहीं आए? श्योर? अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है, और एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस तो मैंने आपको दिखा दिया। जब मैं ये ट्राइंगल चुनूंगा ADE, तो बेस तो AD हो जाएगा। अगर मैं इधर वालों की बात कर रहा हूँ, ये वाली, जब मैं ये ट्राइंगल चुनूंगा BDE, तो बेस BD हो जाएगा। जब मैं इधर की बात करूंगा और ये ट्राइंगल चुनूंगा ADE, तो बेस कौन हो जाएगा? AE। और जब मैं ये ट्राइंगल चुनूंगा CDE, तो बेस कौन हो जाएगा? AC। तो बेस तो आपको दिखता है। एरिया निकालने के लिए और क्या चाहिए? हाइट। और हाइट का कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने आपको सिखाया है। हाइट कौन होता है? हाँ, जो सबसे छोटी लाइन 90 डिग्री बनाने वाली होती है बेस पर, वही हाइट होती है। तो चलिए अब हमको एक हाइट खींचनी है, तो कैसे खींचें? कैसे खींचें? ध्यान से देखो, अगर ये बेस है, इस पूरे को बेस इमेजिन करो, इस पूरे को बेस दिख रहा है, और इसका मिड पॉइंट ये है, इधर वर्टेक्स हो गया। क्योंकि अगर मैं इतना बेस मानता हूं तो ये ट्राइंगल हो जाता है ADE, दिख रहा है। और अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको, तो ये ट्राइंगल हो जाता है। नहीं समझे? आया नहीं आया? ध्यान से समझना। अगर मैं A से लेके D तक को बेस मानता हूं, इतना बड़ा बेस, तो ट्राइंगल कौन हो जाता है? ये दिख रहा है। तो भी यही कोना फंसता है बाहर, वर्टेक्स, ट्राइंगल का ऊपर वाला कोना। और अगर मैं इसको बेस मानता हूं BD और ये ट्राइंगल बनाता हूं, तब भी बाहर वाला कोना कौन फंसता है? E। तो मेरे को E से ही परपेंडिकुलर खींचना है। ये रही पूरी बेस लाइन, तो खींचिए परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कौन होगा? जो सबसे छोटी लाइन होगा, और बेस पर क्या बनाता होगा? 90 डिग्री। तो यहां से एक लाइन खींचिए जो सबसे छोटी लाइन होगी और इस पर 90 डिग्री बनाए। जहां पे भी 90 डिग्री बना सकते हैं उसको हम हाइट मान लेंगे। नहीं समझे? तो खींचिए यहां से। अब मैं उसको कैसे खींचूं? देखो, ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, देख रहे हो? इसकी लंबाई बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, ये छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, ये बड़ी हो गई। तो सबसे छोटी लाइन कहां पे जाएगी? यहां आएगी। क्या इससे छोटी लाइन नहीं बन सकती इधर? अरे ये लाइन ऐसी होती तब परपेंडिकुलर होता ही। क्या ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है? तो फिर ये सबसे छोटी लाइन नहीं है ई से आने वाली। तो जो 90 बनाएगा इस पर वो छोटी होगी। नहीं समझे? हाँ, तो मैं यहां पर ये लाइन बनाता हूं, देखिए ये, और ये बनाता है इस पर 90 डिग्री। इसका मतलब है इस बेस पर, इस वर्टेक्स से ये 90 डिग्री बनाता है, तो यही क्या होगा? हाइट। नहीं समझे? और इसका नाम मैंने रख दिया M। तो EM क्या चीज है? हाइट। ये इस पूरे बेस के लिए। नहीं समझे? जोर से बोलिए। श्योर? कोई डाउट? अब देखिए, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ADE, तो बेस कौन है? AD। तो हाइट कौन होगी? ME या EM। वर्टेक्स ये है, ये बेस है, तो EM इज द हाइट।
और ये हाइट कहाँ आया, ट्राइंगल के अंदर की बाहर, ये इतना बड़ा ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के अंदर आया हाइट ना, तो अंदर बनता है हाइट, आपने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले। और जब मैं ये ट्राइंगल लूंगा BDE, ये देखिए ये रहा बेस और हाइट कहाँ है इस ट्राइंगल की, हाँ इसी बेस इसी हाइट को क्या मैं इस ट्राइंगल की हाइट मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता, लेकिन ट्राइंगल तो हमारा यहाँ है, ये देखो BDE और ये हाइट ट्राइंगल के बाहर बन रही है, तो हाइट तो बाहर बन सकती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आ रहा है समझ में? और अगर मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आपको समझ नहीं आता ये कि ट्राइंगल के बाहर ये हाइट कैसे हो जाएगी इस ट्राइंगल की, आई बात समझ? तो ये अभी इस बेस के लिए हो गया। अब इस बेस को देखो, जब मैं इधर ये ट्राइंगल चुनूंगा ADE तो बेस ये होगा, और ये ट्राइंगल चुनूंगा CDE तो बेस ये होगा। तो ये रही पूरी बेस वाली लाइन और ये रहा कोना वर्टेक्स, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो जो सबसे छोटी लाइन 90 डिग्री बना देगी इस पर, वही हाइट हो जाएगी दोनों ट्राइंगल की। तो यहां से हम हाइट ऐसे खींचते हैं, देखिए ये लाइन जाके यहां बनाती है 90 डिग्री ये, और इसका नाम मैंने रखा N, DN। नहीं समझे? तो जब मैं ये ट्राइंगल चुनूंगा ADE और बेस ये होगा, तो ये हाइट हो जाएगी उसकी DN, और ये ट्राइंगल के अंदर बनी है हाइट, समझ में आता है आपको? ADE ये ट्राइंगल दिखा और ये उसके अंदर की हाइट, क्योंकि बेस ये है। और जब मैं ट्राइंगल इसको चुनूंगा CDE तो बेस कौन है? EC, तो इसकी हाइट कहाँ है? इसकी हाइट ट्राइंगल के बाहर यही हाइट होगी, क्योंकि यही तो है बेस वाली लाइन, चाहे वो यहाँ तक रहे चाहे यहाँ तक रहे, तो हाइट इसी को मानी जाएगी DN को। तो इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट ये, इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट ये, कोई डाउट? समझ में आता है? बस इतना इसमें करना है और कुछ नहीं। अब आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है? अब मैं शुरू करता हूं। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखिए सबसे पहले 4 ट्राइंगल बनाने के लिए किसको किसको ज्वाइन किए थे? BE एंड DC। फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB, एंड एक और परपेंडिकुलर कौन सा खींचा? DN परपेंडिकुलर टू AC। ये समझ आया? ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दिए, आया नहीं आया? पहले मैंने इसको बताया कि BE और CD को ज्वाइन कर दिए, उसके बाद इस बेस में हमने EM परपेंडिकुलर खींचा है AB पर, और ये वाला बेस था AC, इस पर हमने DN परपेंडिकुलर खींचा है। समझ आया? हाइट के लिए। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं यहां इतना करने के बाद। ये प्रूफ। अब इसमें करना क्या है, 2 ट्राइंगल पकड़ने हैं सेम बेस के। देखिए AD एक ट्राइंगल में फंसना चाहिए, DB दूसरे ट्राइंगल में। ये रहा बेस AD और ये रहा बेस DB। अब आपको समझ में आ गया 2 ट्राइंगल कौन से लेने हैं मुझे? एक बार AD फंसना चाहिए, एक बार DB फंसना चाहिए, तो बेस सेम होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल में ले लूंगा ये और दूसरा ट्राइंगल में ले लूंगा ये, और दोनों में हम क्या लगा देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। समझ रहे हो? तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, व्हाट इज द फॉर्मूला? या एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, उसके बाद डायरेक्ट बनाता हूं ना, डायरेक्ट बना रहा हूं इसको। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? होता है। अब हम अलग अलग ट्राइंगल लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE कौन सा ट्राइंगल है? हम इस बेस पर काम कर रहे हैं अभी, तो ये है ADE, ये ट्राइंगल दिखा। इस ट्राइंगल में बेस कौन है? AD, हाइट कौन है? EM। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का? हाफ इंटू व्हाट इज द बेस? बेस AD इंटू व्हाट इज द हाइट? EM। समझ में आया कि नहीं आया? आप दूसरा ट्राइंगल लीजिए सेम बेस वाला, जिसमें कौन फंसता हो? DB। कौन फंसता हो? DB। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दिख रहा है? BDE ये ट्राइंगल, इसमें बेस कौन है? DB। इधर देखो ट्राइंगल है BDE, इसमें बेस कौन है? DB, और इसकी हाइट? हाइट DN। अच्छा, इस ट्राइंगल में हाइट ये होगी DN,
कि बेस ये है तो इस पर गिरनी चाहिए लाइन, ये एम ई नहीं ई एम, यह वर्टेक्स से लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एरिया मुझे लिखवाइए, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस डी बी, व्हाट इज द हाइट ई एम। समझ गए? अच्छा यहां तक लिखा आपने। अब आप ऐसा करिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दिए, दे दिए। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ई एम कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, खाली क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी बी। ये लेफ्ट पार्ट आ गया हमारा, ए डी अपॉन डी, क्या करने से, डिवाइड। तो नीचे लिखिए डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, हो गया। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे करके दिखाऊं डिवाइड। अब आप अगले स्टेप में करोगे ना, आप क्या करोगे, अगले स्टेप में फिर से इसी सबको लिखो और ऐसे डिवाइड करो। ये अगले स्टेप में डिवाइड 1 और 2 लिखने के बाद अगले स्टेप में ये फिर से उतारो। हो गया, लिख लिए। हाँ अब देखिए, ये हाफ कैंसल, ई एम कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और ये किसके बराबर आया, ए डी अपॉन डी बी के बराबर। समझ गए? इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन 3। क्या नाम रख दिया, इक्वेशन 3। हो गया जी। ये काम अभी हमने इस साइड के साथ किया है, इधर वाला दिख रहा है। अब यही काम हमको कहाँ करना है, उधर ये वाले बेस के साथ। समझ गए? तो अब हमको उधर कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल। फिर से उसका नाम मैं ए डी ई रख दूं, लेकिन अब की बार मेरा बेस ये रहेगा। ये नाम आप ए ई डी भी रख सकते हो, ए डी ई भी रख सकते हो, एक ही चीज़ है। नहीं समझे? नहीं अच्छा लग रहा तो ए ई डी रख लो, लेकिन ट्राइंगल तो वही ना है। ये इधर से देखोगे तो भी ये वही ना ट्राइंगल है। देखो ए डी ई, ये ट्राइंगल, बेस इसको मानो, और जब बेस इसको मानोगे तो भी ट्राइंगल तो यही रहेगा। तो चाहे ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, बात उसी ट्राइंगल की हो रही है। तो मैं उसको ए डी ई ही लिख देता हूँ। फिर से इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू। अब इसकी बार बेस किसको मान रहे हैं हम, कौन सी लाइन को, इधर वाली लाइन को। तो बेस कौन हो गया, ए ई, दिस इज बेस। एंड व्हाट इज हाइट, अगर बेस ये है तो हाइट कौन होगी, डी एन। समझ में आता है? सो दिस इज हाइट डी एन। हो गया। अब उसी बेस पर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी डी ई, दिख रहा है। तो अगला ट्राइंगल डी ई सी बोल देता हूं मैं ना, इन ट्राइंगल डी ई सी। इसका एरिया हाफ इंटू बेस, व्हाट इज द बेस, बेस का नाम। इस ट्राइंगल देखो डी ई सी, ये इसमें बेस कौन है, ई सी। सो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू व्हाट इज द हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट बताइए, डी एन। अब ये ट्राइंगल के बाहर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ होता है हाइट बाहर। दिस इज डी एन। हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर क्या करना है, दोनों को डिवाइड। सो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ये क्या क्या कटेगा, ठीक है। इसको एरिया लिख देंगे हम, एरिया एरिया। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। दिस इज इक्वल टू हाफ हाफ खत्म, डी एन खत्म, खाली क्या बचा, ए ई डिवाइडेड बाय डी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हो गया। देखो ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया ए ई अपॉन ई सी। इसमें क्या मिल गया था, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इसमें मिल गया थर्ड वाले में, और ए ई अपॉन ई सी किस में मिल गया, 4 वाले में। अब हमको क्या लेके आना है, मैंने ये चीज क्रिएट कर ली, यहाँ देखो मैंने ये चीज क्रिएट कर ली, यहाँ देखो। अब सिर्फ मुझे क्या लेके आना है, ये इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशन को मुझे इक्वल करना है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे ये। अब इनको कैसे इक्वल कर सकता हूं मैं, सोचो इनको कैसे इक्वल कर सकता हूं, सोचिए। कैसे इक्वल करेंगे इनको। देखिए मुझे किसको किसको इक्वल करना है, ए डी अपॉन डी बी को ए ई अपॉन ई सी के बराबर ला के दिखाना है। तो प्रॉब्लम ये है और ये है, इनको अगर इक्वल करना है तो ये भी आपस में कैसे होने चाहिए। आप इनको जरा देखो, देखो थर्ड में ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, इसमें भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। तो ये ट्राइंगल तो सेम है, अगर ट्राइंगल सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा, तो ये न्यूमरेटर सेम हो गया। अब नीचे कौन है, बी डी ई, और इधर कौन है, डी ई सी। ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं। इधर देखो बी डी को बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल है, दिखा, और डी ई सी, डी ई सी ये ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल अलग अलग है। अगर ये दो ट्राइंगल बराबर हो जाएं
तो ये वाला राइट पोर्शन, ये वाला राइट पोर्शन कैसा हो जाएगा? बराबर। तो अगर दोनों का राइट पोर्शन बराबर हो जाएगा तो दोनों का लेफ्ट पोर्शन भी बराबर हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। और इसमें लफड़ा सिर्फ कौन क्रिएट कर रहा है? ये और ये। अब इसके लिए वो हम 9th वाला थ्योरम यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये दो ट्राइंगल समझ में आए आपको? यहां देखिए, इसको पहचानिए, दिस इज बेस। इसको क्या मान रहा हूं मैं? बेस। अब इस बेस पर पहला ट्राइंगल खड़ा है, देखो कौन सा? डी ई बी। ये देखो, जिसको हम बी डी बोल रहे हैं ना, बी डी ई, इसका बेस कौन है? ये है ये ट्राइंगल, ये वाला नाम जो है बी डी ई, इस ट्राइंगल का बेस कौन है? अब इस ट्राइंगल को देखो, डी ई सी, इस ट्राइंगल का बेस कौन है? कौन है बेस? डी। यही है बेस। तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है कि नहीं? और ये जो बेस है इसके साथ क्या था? शुरू में बताया गया था, पैरेलल। डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये दो ऐसे फिगर हो गए जो सेम बेस पर खड़े हैं। डी उनका बेस है, उल्टा बने हुए हैं फिगर, उल्टा ट्राइंगल है, सीधा नहीं देखना, नहीं तो हमको लगता है ये बेस है। तो एक ट्राइंगल ऐसा खड़ा हो गया है, दूसरा ट्राइंगल ऐसा खड़ा हो गया है। ये बेस नहीं है, बेस कौन है? ये। और इस पर एक ट्राइंगल खड़ा है, देखो बी डी ई, ये ट्राइंगल, बेस यही है। और इसी पर दूसरा ट्राइंगल खड़ा है, डी ई सी, बेस यही है। तो इस सेम बेस पर दो अलग अलग ट्राइंगल खड़े हैं, और ये बेस और ये लाइन कैसी है आपस में? तो दो सेम पैरेलल लाइन के अंदर दोनों फिगर बन रहे हैं, तो दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम। तो यहां पर हम छोटा सा रिमार्केशन लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, और बेस का नाम क्या है? डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का नाम क्या है? डी पैरेलल टू बी सी। इसलिए अकॉर्डिंग टू अवर 9th क्लास थ्योरम दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। हो गया। अब देखिए, अब इक्वेशन 3 और 4 को फिर से देखिए। इसका न्यूमरेटर ट्राइंगल ए डी ई है, इसका भी ए डी ई है, न्यूमरेटर सेम। डिनोमिनेटर बी डी ई है और डी ई सी है, और अभी अभी हमने लिख दिया कि दोनों का एरिया कैसा है? सेम। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई। इसका मतलब है ये पूरा राइट पोर्शन, ये पूरा राइट पोर्शन कैसा हो गया? इक्वल। अगर दोनों इक्वेशन के राइट पार्ट अगर इक्वल हो गए तो लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा हमको? क्या मिल गया? ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा। और यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। समझ रहे हो? यही चीज हमको प्रूव करनी थी। इस तरह से थ्योरम प्रूव हो गया। हो गया? तो ऐसे बनता है जी थ्योरम। आया मजा? नहीं आया? नहीं आया? आया। नोट करिए इसको। दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर हम बनाएंगे ऐसे। नाम क्या रख देते हैं इसका? पी क्यू आर। बन गया ट्राइंगल पी क्यू आर। पॉइंट ई एंड एफ आर लोकेटेड ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ई और एफ लेना है। पी क्यू में मुझे लेना है ई, तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये दिस इज ई। और पी आर में कौन सा पॉइंट लेना है? एफ। तो यहाँ ले लिया मैंने एफ। दिख रहा है? पी क्यू में ई पॉइंट ले लिया और पी आर में एफ पॉइंट ले लिया रेस्पेक्टिवली। देन फॉर द गिवन कंडीशन फाइंड आउट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब हमको चेक करना है कि ये जो ई एफ है, देखो ये ई एफ, ये इस क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। नहीं समझे? अब ये इसने नहीं बोला कि ये एक लाइन एक साइड से पैरेलल है। अब वो हमसे पूछ रहा है क्या ये पैरेलल होगा या नहीं। ये क्या है? बीपीटी की कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी है। बस एक दूसरे को सुन सुन के उत्तर देते रहिए, दिमाग नहीं लगाना अपना। क्या है? एक बार दो बार क्या जी? बुक आपके हाथ में, पढ़िए। कन्वर्स है कि बीपीटी है? बोलिए बोलिए, क्या चीज है?
कन्वर्स है कि बीपीटी है, या नहीं समझ आ रहा? हमसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन एक साइड के साथ पैरेलल होगी या नहीं होगी। बीपीटी होता तो वो इंफॉर्मेशन देता कि लाइन साइड के साथ पैरेलल है, वो पहले ही बोलता है पैरेलल है, और यहाँ हमको बताना है पैरेलल है, तब तो बीपीटी तो नहीं लग सकता। तो फिर क्या होगा? कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ये रेशियो साइड्स के इक्वल हो जाएं तो ये लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, समझ गए? अब हमको सिचुएशन दिया हुआ है अलग अलग। ओके ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। हमको क्या प्रूव करना है यहाँ नोट कर लेते हैं। टू प्रूव EF पैरेलल टू QR, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। बाकी गिवन लिख सकते हो ना, एक ट्राइंगल है PQR, लिख लोगे? ये EF आर द पॉइंट्स ऑन PQ एंड QR। हो गया। आप पहली शर्त देखिए ना, क्या क्या दिया हुआ है। केस वन PE कितना दिया है? 3.9 सेंटीमीटर। EQ 3 सेंटीमीटर। PF बोलते जाओ 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। समझ गए? ये पहला केस है। 3 केस इस तरह के बनाए हैं, तो पहले हम इस केस पर काम करेंगे। 3.9, 3.6 और ये बाकी चीज़ें। अच्छा, इसको हमको पैरेलल प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है हमको इनके रेशियो इक्वल ला के दिखाने पड़ेंगे। क्या क्या डाटा दिया है देखो। P से E ये दिया है, E से Q ये दिया है, P से F ये दिया है, F से R ये दिया है। रेशियो ले ले स्टार्ट करें। सिंस इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, रेशियो लेते हैं रेशियो। चलो 2-2 का रेशियो निकाल के देखते हैं। पहले हमने निकाला PE अपॉन EQ। चलिए शुरू हो जाइए। PE की वैल्यू कितनी है? 3.9 और EQ की वैल्यू 3। इसको जरा डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 आएगा। अब हमको इधर का रेशियो निकालना है, PF अपॉन FR। चलिए बताइए। PF 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल खत्म, 12 से दोनों कटते हैं। 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 3/2, 3/2 होता है 1.5। क्या ये दोनों बराबर हैं? 1.3 और 1.5 बराबर होता है? नहीं होता। तो मैं क्या बोलूँगा? देयरफॉर, चलो यहीं पे नोट करता हूँ। क्या था पहला वाला रेशियो? PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है। अब अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर नहीं है तो ये पैरेलल होगा क्या? नहीं होगा। देयरफॉर क्या लिख लेंगे? देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR। हो गया चेक? यहाँ पर पैरेलल नहीं है। समझ में आया? ओके, सेकंड केस देखिए। केस 2 में क्या डाटा दिया है नोट करते हैं सबसे पहले। PE कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। QE 4.5 सेंटीमीटर। अगला डाटा क्या है? PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चेक करते हैं। PE और फिर दिया है QE। देख रहे हो कैसे लिखना है? PE और फिर दिया है QE, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा ही रेशियो ले लेते हैं, PE अपॉन QE। तो इधर अगर ऐसे लिए हो, देखो PE अपॉन QE, तो इधर भी कैसे लेना पड़ेगा? PF अपॉन RF। ठीक है, आप दोनों की वैल्यू निकालते हैं। चलिए
हाँ जी, PE 4, QE 4.5, तो कितना आएगा? ओके, इधर थोड़ा सा इसको कैंसिल करते हैं। PF 8 और ये है 9, कितना आया? बराबर आएगा क्या? इसका डेसिमल अगर मैं हटाऊं, दिस विल बी 40/45, तो 5 8 जा 5 9 जा, दिस इज 8/9, दिस इज 8/9। नहीं समझे? इसकी वैल्यू भी 8/9 आ गई और ये भी 8/9 है। दोनों बराबर हैं कि नहीं? अगर दोनों बराबर हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा? PE/QE किसके बराबर आ गया? PF/RF के बराबर आ गया। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये जो लाइन है EF, ये किसके पैरेलल हो जाएगी? QR के। नहीं समझे भाई? दो साइड का रेशियो बराबर हो गया तो बीच से जाने वाली लाइन ट्राइंगल के साइड के साथ पैरेलल नहीं हो जाएगी? और ये कौन सा थ्योरम है? हाँ, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हो गया जी? हो गया? ओके, थर्ड केस लेते हैं, केस 3। केस 3 का डाटा नोट करवाइए मुझे। PQ कितना दिया है? 1.28 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद PR 2.56, PE 0.18 सेंटीमीटर और फिर है PF, दिस इज 0.36 सेंटीमीटर। हो गया? चलिए देखिए क्या क्या दिया है हमको, इसको भी वैसे ही चेक करेंगे। PQ दिया है, देखो कैसे दिया है, इधर देखो PQ ये पूरा, ठीक है, और उसके बाद PR, अच्छा PR तो इधर का हो गया ना, कोई बात नहीं, इधर का ले लेते हैं। देखिए PQP दिख रहा है, PQPE ले ले, तो इधर भी कैसे लोगे? PRPF अवेलेबल है, निकालो। PQ/PE ये कितना है? 1.28, 0.18, और दूसरा कौन सा निकालना है हमको? PR/PF। समझ रहे हो कैसे ले रहा हूं रेशियो? जैसे दिया है उसी भाषा में नोट कर रहा हूं, ठीक है? या इसको दूसरी तरह से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे हमको PE दिया है ना, ये पूरा दिया है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो PE/EQ, तो EQ कैसे निकालूंगा? ये पूरा दिया है और ये भी दिया है, तो इस पूरे में इसको माइनस कर दूंगा, ये निकल जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे करना पसंद करेंगे आप? ऐसे ही कि इसको निकाल के PE/EQ, PF/FR, ऐसे कैसे? माइनस करके, ये नहीं चलेगा? जल्दी बोलिए, कैसे भी सेट कर सकते हैं इसको। इसमें मेन ये रहता है कि इधर जैसा पैटर्न ले रहे हो इधर भी वैसे पैटर्न का रेशियो लेना है, तो हम पैटर्न सेम रख रहे हैं, बात वही है। तो चलिए इसको डिवाइड करवाइए और इसको, दिस इज PR 2.56 डिवाइडेड बाय 0.36, डिवाइड करिए इसको। डेसिमल खत्म हो गया है ना, ये इसमें भी डेसिमल खत्म हो जाएगा। डिवाइड करके देखिए कितना कितना आता है। टू से कटा देते हैं, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, इसको भी 2 से कटाइए, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, और 2 1 जा, 2 8 जा, फिर से ये 2 से कट जाएगा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 9 जा। देखो 64/9, 64/9, समझ गए? इक्वल आ गया ना? ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस PQ/PE is equal to PR/RF, therefore EF parallel to QR
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो गया जी, चेक हो गया। ये तीनों केस हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको कह रहे हो ना, ये पीएफ है ये, तो ठीक है पीएफ लिख लो ना जी, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, ठीक है। हो गया, समझ में आया ये, ठीक। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5 विच इज मोस्ट ब्रांडेड एग्जांपल। क्वेश्चन है ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। डायग्राम भी बना हुआ है। इफ द लैम्प बल्ब इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखिए ना, ये इस तरह से ग्राउंड है। क्या है ये? ग्राउंड। इस ग्राउंड में एक लैम्प पोस्ट लगा हुआ है। लैम्प पोस्ट किसको बोलते हैं? खंबा, जिसमें ऊपर बल्ब लगा होता है। स्ट्रीट रोड में नहीं, स्ट्रीट लैम्प जो लगे होते हैं देखें आप, ठीक है। तो ये इस तरह से मान लीजिए, दिस इज लैम्प पोस्ट। ये क्या चीज़ है? ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है। लैम्प पोस्ट, थ्री 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है ये बल्ब? 3.6 मीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई ना लैम्प पोस्ट की, समझ रहे हो? लैम्प पोस्ट की ऊंचाई कितनी? इसको बाहर लिख देता हूं यहां पर मैं, 3.6 मीटर, ठीक है। ओके। ए गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे। गर्ल की ऊंचाई बताई है कितना? 90 सेंटीमीटर। तो ऐसे समझो जैसे अभी ये लड़की यहाँ खड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी? हाइट 90 सेंटीमीटर, गर्ल की हाइट। और ये कहाँ खड़ी है? लैम्प पोस्ट के पास। अब ये यहाँ से चलना शुरू कर देती है ऐसे, कहाँ? लैम्प पोस्ट से दूर। पढ़िए क्वेश्चन। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। दिस इज बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। और ये ऐसे चलना शुरू करती, चलते चलते यहाँ पहुँच गई, मान लो ये दिस इज गर्ल। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है? 90 सेंटीमीटर। समझ गए ये, ठीक है। A girl of height 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकंड। कितने स्पीड से गई यहाँ से चल के? ये स्पीड है, स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड। ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी? शेडो। अब शेडो कैसे बनता है? हाँ, लाइट जब आती है यहाँ से, ये लैंप लगा हुआ है, जब ये यहाँ से लाइट चलेगी, ये लाइट ऐसे आएगी, इसकी हेड से टकराएगी, ऐसे चली जाएगी ग्राउंड तक। आया समझ? और जो लाइट ऐसे आएगी, इसकी बॉडी से टकराएगी, आगे नहीं जाएगी। ये टकराई आगे नहीं गई, ये टकराई आगे नहीं गई, तो यहाँ डार्क हो जाएगा। तो ये पूरा कैसा हो गया? यहाँ तक ये पूरा ये डार्क हो गया। और यही इसका क्या है? शेडो। क्योंकि ये खड़ी है यहाँ, तो इधर लाइट नहीं जाएगी नीचे। तो शेडो कौन है? ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज शेडो। आया समझ? ये है शेडो। ठीक बात। अब इनका हम नामकरण पहले करते हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो गिवन डाटा है पहले उसको हम नोट करेंगे। गिवन हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, कितना दिया है? 3.6 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर। हाइट ऑफ द गर्ल, अच्छा, हमारी डायग्राम में लैम्प पोस्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी ना, तो इसको मैं लिख लूंगा ए बी इज 3.6 मीटर। और गर्ल की हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डी सी। और ये कितना है? 90 सेंटीमीटर। लेकिन इधर देखिए, ये डिस्टेंस मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, नहीं चलेगा, दोनों सेम होना चाहिए। स्पीड किस में दिया है? मीटर पर सेकंड में। तो सबको किस में चेंज करेंगे हम? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? देखिए,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? ये 100 नीचे आ जाएगा, इतना। नहीं समझे? तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना है? हाँ, ये ढक लीजिए, कितना सेंटीमीटर हुआ? 1। क्या लिख दीजिए? 1/100। 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे इट विल कम 0.9 मीटर। समझ आया? 0.9, 9 के आगे का 0 भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ओके, दिस इज हाइट ऑफ द गर्ल। नाउ स्पीड, और ये कितनी देर तक चली यहाँ से? टाइम 4 सेकंड, यही ना? अब देखिए स्पीड हमको दिया है, स्पीड ऑफ गर्ल, इसको मैं s लिख लेता हूं। हाँ, कितने स्पीड से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? 1.2 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है? ये उसकी स्पीड है। इसका मतलब ये है 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? 1.2 मीटर। और कितनी देर तक चलना है उसको? टाइम 4 सेकंड। 4 सेकंड में यहाँ पहुँच चुकी है। टाइम कितना लिया इसने? टाइम 4 सेकंड। अब 1 सेकंड में 1.2 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? तो यहाँ से यहाँ पहुँची 4 सेकंड में, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। 1 सेकंड में 1.2 मीटर जाती है। 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं वही आपकी स्पीड होती है। तो ये 1 सेकंड में 1.2 मीटर जाती है और चली कितनी देर तक है? 4 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1.2, अगले 1 सेकंड में 2.4, अगले 1 सेकंड में 3.6, अगले 1 सेकंड में 4.8। तो 4 सेकंड में 4.8 गई, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? यहां तक। आया समझ? और ये कैसे निकाला हमने? आंसर है, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है। डिस्टेंस कवर्ड कहां से? बी से सी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। समझे? कितना हो गया? 4.8 मीटर। तो बी से लेके सी तक ये हमको मिल गया। हो गया जी। नाउ व्हाट इज द शैडो? शैडो इज सीई। ये हमको निकालना है। हो गया? तो ये हमने गिवन सब नोट कर लिया यहां तक। कोई डाउट? कि है डाउट? नहीं है? अब चलिए इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का सहारा लेंगे। किसका? जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? जल्दी बोलिए। 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है, क्योंकि हमको साइड्स निकालना है। ये साइड ही तो है। देखो, एक ट्राइंगल ये है छोटू, दिखा, और एक ट्राइंगल ये है बड़ा वाला, दिख रहा है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो क्या होगा? साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे और किसी न किसी साइड्स में ये फंसेगा, ये निकल जाएगा। आया समझ? नहीं आया? आया। तो यहां से शुरू करें। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? पहले ये छोटा ट्राइंगल देखो, छोटे ट्राइंगल का नाम है DCE, और दूसरा ट्राइंगल ABE। ठीक है? अब ये क्या चीज है? लैंप पोस्ट, और ग्राउंड पर खड़ा है। ग्राउंड पर खड़ा रहेगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये है लड़की, ये भी ग्राउंड पर खड़ी है, ये भी एंगल कितना हो गया? 90। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल का एक एंगल 90, ये छोटा ट्राइंगल है, छोटे ट्राइंगल का एक एंगल 90। तो 2 ट्राइंगल में एक एक एंगल 90-90 हो गए। सेम फिर से ये बड़ा ट्राइंगल दिखा, देखो ना, ये बड़ा ट्राइंगल दिखा, इस बड़े ट्राइंगल में ये एंगल आता है, एंगल ई। ये छोटा ट्राइंगल दिखा, इस छोटे ट्राइंगल में भी यही एंगल आता है, एंगल ई। तो एक एंगल और बराबर हो गया, एंगल ई कॉमन। 2 एंगल अगर इक्वल हो जाएं 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग के, तो 2 ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? ये डबल ए क्राइटेरिया लग गया। जैसे ही 2 ट्राइंगल सिमिलर हुए, साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। और साइड्स के रेशियो में देखिए, ये हमको ये निकालना है और ये आ जाएगा। नहीं समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, इसमें एक एंगल है DCE और ये एंगल है ABC। ये कितने के हो गए? 90 के।
इसमें छोटे वाले में एंगल ई है, बड़े वाले में एंगल ई है, ये दोनों एंगल कॉमन हो गए दोनों ट्राइंगल में। दो एंगल के कंग्रुएंसी से ये क्या हो गया, सिमिलैरिटी से ट्राइंगल DCE सिमिलर टू ट्राइंगल ABE बाय विच क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी हो गया। अब यहाँ डिक्लेयर हो गया कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम एडवांटेज क्या ले लेंगे, दोनों का रेशियो, साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। अब रेशियो चुनिए, कैसे रेशियो लेना है, देखिए ये हाइट अवेलेबल है 90 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कितना लिखा था 0.9, तो ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, एक साइड ये हो गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया ना जी। अब ट्राइंगल ऐसा बना है, दोनों की नोक देखो ऐसा, तो ये इस छोटे ट्राइंगल का बेस है और ये बड़े ट्राइंगल का बेस है, तो बेस बेस करस्पॉन्डिंग हो गए, और ये है परपेंडिकुलर और ये है छोटे का परपेंडिकुलर। नहीं समझे? हाँ जी, तो रेशियो बताइए मुझे कैसे लेना है। सबसे पहले मैं ये बेस का रेशियो लेता हूँ, बेस का रेशियो, छोटा ट्राइंगल का C, बड़े ट्राइंगल का, हाँ, फिर छोटे ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का, हो गया। चाहे तो इधर का भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। आता है कि जाता है, सही में ना। हाँ, अब चलिए CE हमको निकालना, आप चाहें तो इसको x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, या CE रहने दें, ठीक। C निकाल। अब B देखिए, B से लेके E क्या पूरा मेजरमेंट है हमारे पास, सिर्फ यहाँ तक है BC, तो इसको तोड़ लो दो पार्ट में। C, B को क्या लिखना है, BC प्लस CE, और DC ये नंबर हमको दिया है 90, और इस सेंटीमीटर को क्या बनाया था 0.9 मीटर, समझ आता है। ये बात का जीरो लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, डेसिमल के बाद आता है, डेसिमल लग चुका है इसलिए जीरो का कोई रोल नहीं है, तो 0.9 चलेगा, डिवाइडेड बाय AB। अब इसमें BC की वैल्यू भी रख दीजिए, B से C हमको मालूम है, या एक स्टेप हम ऐसा करते हैं, लिख लिए हो तो ठीक है, और नहीं लिखे हो तो मैं वैल्यू इसके बाद रख देता हूँ, क्योंकि ये बच गया था ना। हाँ, BC कितना है 4.8, CE, DC है 0.9 एंड दिस इज 3.6, बस ये एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में कितनी अननोन क्वांटिटी है, एक की दो, एक ही है CE, तो निकल जाएगा एक इक्वेशन एक अननोन क्वांटिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। पहला चीज तो ये करिए, देखिए डेसिमल खत्म करिए, डेसिमल के एक डिजिट, डेसिमल के उधर एक डिजिट है, डेसिमल के उधर एक डिजिट है, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 लिखोगे, इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 लिखोगे, 10 10 खत्म, डेसिमल डेसिमल खत्म, तो ये कितना हो गया 9 अपॉन, अब ये और कटेगा देखो, 9 1 जा 9 4 जा 1/4 हो गया, ये समझ रहे हो, 9 1 जा 9 4 जा 36 है, कट गया। अब ये 1/4 है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आया, ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहेगी इक्वल, और 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स C, ठीक है। अब C को C के पास ले जाओ, 4C ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, और इधर क्या बचा 4.8, 4CE में 1CE चला गया, 3CE 3 डिवाइड में आ जाएगा। हाँ जी, कटा दीजिए इसको, 3 1 जा, ये डेसिमल लग गया 18, 3 6 जा, दिस इज CE, और CE ही क्या चीज था, शैडो, CE। देयरफॉर यहां पर आंसर कोट करते हैं हम, लेंथ ऑफ शैडो CE इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, मैच कर लीजिए आंसर 1.6 आ रहा है। ओके, तो ये कवर हो गया हमारा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो सबसे ज़्यादा ब्रांडेड हमारा थ्योरम है, पिछले साल और उसके पिछले साल ये रिड्यूस सिलेबस में था, कटा हुआ था, लेकिन इस साल नहीं कटा है, तो परीक्षा में पूछे जाने की भरपूर संभावना इसकी बनती है, ठीक है। ये नोट करेंगे पहले। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थ्योरम नंबर 7 की तरफ। दिस थ्योरम इज ऑल्सो ए क्वाइट पॉपुलर थ्योरम।
एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्जामिनेशन। बोर्ड में ये थ्योरम आपसे पूछा जाता है। अभी तक नहीं आया क्योंकि बीच में ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, लेकिन अब जब ये सिलेबस में है तो इस थ्योरम के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए। तो एक थ्योरम है बीपीटी, तो आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो प्रिपेयर करना है। और तीसरा थ्योरम ये है। तो इन 3 थ्योरम को आपको इस चैप्टर से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इनके प्रूफ डायरेक्ट पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, देखिए हमारा थ्योरम क्या है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। याद रखिएगा ये सारी बातें किसके लिए होंगी, जब ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे तब। और अभी तक हम लोग सिमिलैरिटी के कंडीशंस पढ़ चुके हैं। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। अब ये वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे सिमिलर, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, सब कुछ। तो बात अब सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर की जा रही है, याद रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। पहले हम दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के डायग्राम बना लेते हैं। एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरह से, दिस इज ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल मैं थोड़ा बड़ा या छोटा बना लेता हूँ, कैसा भी, ये है सेकंड ट्राइंगल, एंड दिस ट्राइंगल इज PQR, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल हो गए हमारे, और दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। क्वेश्चन ने बोला है सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पर गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमको 2 ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR। और क्वेश्चन ने सबसे पहली लाइन क्या बोली है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ये हमने नोटेशन लगा दिया। अब खाली इतने ही शब्द से 2 सिमिलर ट्राइंगल, दिस इज सिमिलर ट्राइंगल्स, खाली सिमिलर ट्राइंगल के शब्द से हम क्या निकाल सकते हैं डाटा, वो दोनों बातें, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर ऑल्सो इक्वल। उसको नोट कर लेते हैं क्योंकि सिमिलर है तो हम डाटा निकाल सकते हैं। बताइए कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल P होगा। देख के बता सकते हो ना, पहचानते हो तो मुझे बताइए, A किसके बराबर हो जाएगा, P, B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R। ये पहला डाटा निकल गया हमारा, समझ गए। दूसरा क्या होता है, जब 2 फिगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो AB साइड का करस्पॉन्डिंग भाई कौन है, PQ। अब आप समझ रहे हैं सारे साइड्स, तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर, AB अपॉन PQ। फिर से दूसरा साइड BC अपॉन QR। तीसरा साइड बोलिए AC अपॉन PR। एंड दिस ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल होंगे। और ये जो डाटा हमने मार्क किया है यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, इन दोनों को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। दोनों का क्या नाम रख दिया, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे, और साइड में एड्रेस क्या बता देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक बात, ओके। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, बात क्या हो रही है देखिए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं। और किसकी बात हो रही है, दोनों ट्राइंगल के एरिया की। और एरिया निकालना हमको आता है, कैसे निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने एरिया वर्ड यूज़ किया है तो हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा, तभी एरिया मिलेगा। तो एक ट्राइंगल का बेस तो हम किसी को भी बना सकते हैं, जैसे ये बेस BC पर खड़ा है, ये वाला बेस QR पर खड़ा है, तो बेस तो है लेकिन क्या नहीं है, हाइट। तो हमको हाइट चाहिए, और हाइट दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो हाइट हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, समझ में आया। क्योंकि उन्होंने एरिया शब्द यूज़ किया, और एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। अब बेस अगर है, हाइट नहीं है, तो हम एरिया नहीं बना सकेंगे, और अगर हमको एरिया बनाना है तो हमको हाइट चाहिए, इसलिए हाइट हमको बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब एक ट्राइंगल का हाइट कैसा होता है, इस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ, BPT जब हम पढ़ रहे थे तो उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। उसमें एक ट्राइंगल की हाइट कैसे बन सकती है, तो आंसर है ट्राइंगल के अंदर भी बन सकती है, ट्राइंगल का एक साइड भी हाइट हो सकता है, और ट्राइंगल के बाहर भी हाइट हो सकती है। याद है आपको कि भूल बैठे, याद है, ओके। तो यहाँ पर हम हाइट को ड्रॉ कर लेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन, ठीक बात। अब बात क्या हो रही है, पहले ये देखिए, द रेशियो क्या लेना है हमको, रेशियो। रेशियो किसको बोलते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग को।
द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो, एरिया, किस चीज का एरिया, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इज व्हाट, रेशियो, समथिंग अपॉन समथिंग इज रेशियो। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिखे हैं, यही ना है करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके स्क्वायर का रेशियो बराबर हो जाता है। इनका मैं स्क्वायर कर दूं, ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, सबका स्क्वायर 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 कर दूं और यही रेशियो लिख दूं, तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो खाली करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, लेकिन इनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है। तो आंसर है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इनके बराबर हो जाते हैं। सिर्फ नॉर्मल साइड्स नहीं, इनका स्क्वायर रहेगा यही चीज, लेकिन सिर्फ अब इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। समझ में आया कुछ बात कि नहीं आया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, हम ऑलरेडी जान रहे हैं। लेकिन उनके एरिया का क्या होता है, तो आंसर है अगर हम उनके एरिया का रेशियो निकालें, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालें, तो एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इनका रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो बराबर हो जाता है। ये साइड्स हैं, इनके स्क्वायर लगा देंगे और इनका रेशियो निकाल देंगे। ये होता है जब एरिया सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो में हम लेते हैं तो इनके स्क्वायर के बराबर आता है। समझ में आया, नहीं आया। तो हमको क्या प्रूव करना है, देखिए, टू प्रूव क्या प्रूव करना है जी, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो एरिया के रेशियो को कैसे लिखेंगे हम, आंसर है देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट कैसे लिख रहा हूं मैं। दोनों ट्राइंगल के एरिया का ये हो गया रेशियो, ऐसे लिखते हो ना रेशियो, ये किसके बराबर होगा, तो आंसर है ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिख रहा है, बस इसका स्क्वायर कर देंगे हम और कुछ नहीं। तो हमने ये लिखा AB अपॉन PQ, फिर यहां लिख दिया BC अपॉन QR और यहां लिख दिया AC अपॉन PR और ये इनका स्क्वायर कर दिया। अब देखो मैं इसमें अलग अलग स्क्वायर लगाऊं या दोनों का स्क्वायर कॉमन ऐसे लगा दूं, एक ही बात है, नहीं समझे। इस स्क्वायर का मतलब है इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसी तरह से इसका स्क्वायर, इसी तरह से इसका स्क्वायर, और ये सब आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, आ रहा हिसाब किताब समझ। तो ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सिर्फ नॉर्मल करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, उनका स्क्वायर, तो स्क्वायर वालों का रेशियो बराबर हो जाता है जब एरिया का रेशियो निकालते हैं तब। कुछ समझ आया। अब चूंकि यहाँ एरिया यूज हो रहा है तो हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। बेस तो दिखता है, हाइट नहीं है, तो हाइट हमको बनाना पड़ेगा। तो हम हाइट के लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे हम, क्या होती है हाइट, एक सबसे छोटी लाइन जो बेस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, सबसे छोटी लेंथ होगी। तो सबसे छोटी लेंथ, अब ये देखो ये कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज की राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटा एंगल वाला, 90 डिग्री से बड़ा एंगल वाला, या 90 डिग्री वाला, छोटा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, लेस देन 90, ये तीनों एंगल। तो इसमें जब एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो हाइट कहाँ बनती है, ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के बाहर, कि ट्राइंगल की एक साइड, ट्राइंगल के, नहीं सोच पा रहे, वाह, ट्राइंगल के अंदर। ये सबसे छोटी लेंथ, कोई भी लेंथ मैं इस बेस पर खींचूंगा, देखो इससे बड़ी हो जाएगी, इमेजिन हो रहा है। तो ये सबसे छोटी लेंथ है, तो ये क्या हो गया, हाइट। इसी तरह से यहाँ खींच दिए, दिस इज सबसे छोटी लेंथ, दिस इज हाइट। कुछ नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया M और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया N। दीज आर हाइट्स। हो गया, नहीं समझे। ड्रॉ ऑल्टीट्यूड। अब ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इसलिए इसका नाम हम क्या रखेंगे, ऑल्टीट्यूड। हाइट बोलो, ऑल्टीट्यूड बोलो, एक ही चीज है ना। ये ब्रैकेट में हाइट भी लिख ले रहा हूं मैं। ड्रॉ ऑल्टीट्यूड AM एंड AM, draw altitude AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR।
खत्म काम हो गया, नहीं समझे। अब चूंकि हमारे पास हाइट है, बेस है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। दोनों ट्राइंगल का अलग अलग हम एरिया निकाल लेते हैं। यहां से मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप जानते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, व्हाट इज बेस? ABC ट्राइंगल का बेस कौन है? BC, और इसका हाइट कौन है? AM। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल का बेस कौन है? BC, और हाइट कौन है? AM। सो दिस इज हाफ इंटू BC इंटू AM। खत्म, दिस इज एरिया। दूसरा मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, दूसरे ट्राइंगल में देखिए बेस कौन है? QR, और हाइट कौन है? PN। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू QR, और हाइट कौन है? PN। समझ में आया? अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है? डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर देखिए, ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड हुए तो राइट राइट भी डिवाइड होंगे। जब आप राइट साइड को डिवाइड करोगे, देखो इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। तो चाहो तो एक बार लिख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख दूं मैं? कैसे लिखना पसंद करोगे? डायरेक्ट, अदरवाइज एक बार डिवाइड लगा के इनको काट के दिखा दो। चलो लिख लेते हैं एक बार, लिखने में क्या जाता है। ठीक, ये हाफ कैंसिल हो गया और खाली हमको क्या बचेगा? यहां से बचेगा BC मल्टीप्लाई में AM और डिवाइड में QR मल्टीप्लाई में PN, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस यहाँ हमने इसको फर्स्ट लिखा है, यहाँ 2 लिख देते हैं, सेकंड इक्वेशन, ठीक बात। अब यहाँ देखिए, ये हमको जो चीज़ प्रूव करनी थी उसके लेफ्ट पार्ट में क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहाँ पर हम पहुँच गए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम हो गया। अब खाली हमको राइट और राइट मैच कराना है। लेफ्ट तो क्रिएट कर लिया हमने ना, सेम सेम। अब हमको क्या क्रिएट करना है? इसकी तरह इसको बनाना है। अब देखिए, AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ AB अपॉन PQ, AB का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन है तब मैं यहाँ लगाया हूँ। एक्चुअल में ये क्या रहा होगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये चीज़ रहा होगा। अब ये चीज़ कैसे बनेगी? दो चीज़ मल्टीप्लाई होते हैं तब वो स्क्वायर होते हैं, अगर सेम सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो। जैसे अगर AB अपॉन PQ होता और AB अपॉन PQ से ही मल्टीप्लाई होता तो इसको मैं क्या लिख लेता? AB इंटू AB स्क्वायर, PQ इंटू PQ स्क्वायर, और इनका स्क्वायर हम कॉमन ले लेते, ये तो यही चीज़ बन जाती। तो अगर मुझे ये चीज़ क्रिएट करना है तो यहाँ क्या होना चाहिए? AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई होता, AB अपॉन PQ का स्क्वायर बन जाता। समझ में आया? नहीं आया? तो मुझे BC अपॉन QR को भी क्या बनाना है? AB अपॉन PQ, और AM अपॉन PN को भी क्या बनाना है? AB अपॉन PQ। नहीं समझे? थोड़ा दूर दृष्टि फैलाइए, समझ में आ जाएगा हिसाब किताब। नहीं समझे? ये है BC अपॉन QR, ठीक है। BC अपॉन QR की जगह भी क्या आना चाहिए? AB अपॉन PQ। और ये है AM अपॉन PN, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? जब इन दोनों की जगह ये दोनों आ जाएंगे तो AB मल्टीप्लाई होकर AB स्क्वायर दे देगा, PQ मल्टीप्लाई होकर PQ स्क्वायर दे देगा। दोनों का स्क्वायर कॉमन निकाल के ये लिख लेंगे हम। तो कुछ आया भेजे में? तो यहाँ क्या करना है? इसको हम इसके साथ क्या करना है? हमने इनको चेंज करना है किस में? AB अपॉन PQ में, दोनों को। अब ये कैसे करेंगे? तभी ये चीज़ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, सीधी सी बात। स्क्वायर तो ऐसे ही आता है भैया, दो चीज़ सेम से मल्टीप्लाई होंगे तभी स्क्वायर आएगा, अदरवाइज आप स्क्वायर कैसे क्रिएट करेंगे? नहीं समझे? नया नया लग रहा है, बोलिए। नया नया लग रहा है ना? सही सही बोलो। नया नया लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? हाँ, दो चीज़ सेम सेम मल्टीप्लाई होंगे तभी स्क्वायर क्रिएट होगा। मुझे स्क्वायर ही चाहिए यहाँ, तो मुझे इसको भी AB अपॉन PQ बनाना है, इसको भी AB अपॉन PQ बनाना है। दिस इज अवर टारगेट, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। हाँ जी,
बढ़े आगे। चलिए अब कैसे बनाएं इसको। BC अपॉन QR, ये कहीं दिखता है हमको? ये दिखा, और ये पहले से AB अपॉन PQ के बराबर है, ठीक है। ये है BC अपॉन QR जो यहाँ है, दिखा, और ये पहले से किसके बराबर लिखा हुआ है? तो मैं इसको तो वैसे ही इक्वेशन नंबर 1 का एड्रेस देके इसको ऑलरेडी चेंज कर सकता हूँ AB अपॉन PQ में। अब सिर्फ लफड़ा किसका है? इसको चेंज करना है AB अपॉन PQ में। अब ये कैसे चेंज होगा? खोजो AM कहाँ है, PN कहाँ है, और AB अपॉन PQ कहाँ है, क्योंकि AM अपॉन PN को AB अपॉन PQ लिखना, ये तो ऑलरेडी लिखाया है। आया समझ? नहीं आया? आया। इसको चेंज करना है। खोजिए AM और PN कहाँ है, और जिसमें चेंज करना है AB और PQ वो कहाँ है। देखिए AM ये है, AM ये वाली लकीर दिखी, ये वाली, और इसको किस में बदलना है? AB। तो AB कौन है? ये है, ये लकीर दिखी, एक डंडा हो गया ये और एक डंडा हो गया ये, और इससे मिलके ये ट्राइंगल बनता है, दिखा, जिसमें AM और AB दोनों आते हैं, यही ट्राइंगल है छोटा वाला। इसी तरह से PN और PQ, दिस इज PN, ये दिख गया, एंड दिस इज PQ, और इससे मिलके ये ट्राइंगल बनता है छोटा वाला ये। इसका मतलब है हमको अब छोटे ट्राइंगल पर वर्क करना है, तभी हम AM को AB की लैंग्वेज में लिख पाएंगे और PN को PQ की लैंग्वेज में लिख पाएंगे, ठीक है। तो कौन से ट्राइंगल अब हमको देखने हैं? छोटे ट्राइंगल। देखिए इन ट्राइंगल AMB, ये वाला AMB, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल PNQ, ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल में थोड़ी सिमिलैरिटी देखिए, एंगल M और एंगल N, इसका नाम क्या रख दूं मैं? AMB। और एंगल PNQ, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमने हाइट के नाम से खींचे, और हाइट 90 डिग्री होती है बेस पर, दोनों का एंगल 90-90 है। एक एंगल M, एक एंगल N, 90-90 हो गए। फिर से देखिए ये एंगल B और ये एंगल Q बराबर होंगे कि नहीं? क्यों होंगे? मुझे रीजन बताइए। करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड। पहले से डिक्लेयर है दोनों बड़े ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर, तो ये उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में बराबर ही होंगे। और इसके लिए मैं लिख देता हूं गिवन, ठीक है, इक्वेशन 1, गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, यहां लिखा हुआ है, देखिए ये इक्वेशन 1। समझ में आया? अब देखिए ये छोटा ट्राइंगल AMB और ये छोटा ट्राइंगल PNQ, दोनों के दो एंगल बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग। तो जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है? सिमिलर हो जाता है। और जब सिमिलर होगा तो फिर हम दोनों एडवांटेज ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सभी बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, ठीक बात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये ट्राइंगल AMB और ये वाला जो ट्राइंगल है PNQ, ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। और रीजन क्या है यहाँ पर? AA सिमिलैरिटी या क्राइटेरिया, कुछ भी, ठीक है, दोनों हो गए। हाँ, अब यहाँ से क्या लिबर्टी ले सकते हैं हम जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, हमको तो साइड्स का रेशियो लिखना है ना, लिख लेते हैं। तो बताइए एक मुझे कौन सा साइड लेना है? AM। तो अगर मैं इसका AM लेता हूँ तो उसका कौन सा साइड लूँगा? करस्पॉन्डिंग PN। आया AM अपॉन PN। दूसरा कौन सा साइड लेना है? हाँ, जानबूझ के मैंने उसको फंसाया है। अगर मैं इसका ये साइड लेता हूँ तो इसका ये ले लूँगा। तो क्या है जी? एक AB अपॉन PQ होंगे बराबर। सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। हो गया। अब देखिए AM अपॉन PN की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? हो गया। और ये तो पहले से डिक्लेयर था, यही लिखा हुआ था AB अपॉन PQ। तब यहाँ भी AB अपॉन PQ, यहाँ भी AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई हो गए, ये बन गया। अब AB अपॉन PQ अगर बना तो AB अपॉन PQ खुद किसके बराबर है? तो हम उसको BC अपॉन QR का स्क्वायर भी लिख लेंगे, नहीं समझे? और BC अपॉन QR खुद किसके बराबर है? तो हम इसको AC अपॉन PR का स्क्वायर लिख लेंगे, खत्म कहानी। अब इसका नाम मैं रखता हूँ, देखिए, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ हम एड्रेस देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से देखिए इसको
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हमको इससे मतलब था ना, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, क्या लिखना है मुझे इसको, ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, ए एम अपॉन पी एन, क्या लिखना है इसको, और दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। नहीं समझे, अब वो ए बी अपॉन पी क्यू बना, ये चीज़ बन गई, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं तीनों को लिखे दे रहा हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड, खत्म। ठीक बात, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से बनाना है, बहुत आसान है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ओके, थ्योरम नंबर 9 विच इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है इस थ्योरम का? हाँ जी, हमारा ये जो थ्योरम है इसका नाम है, नोट कर लीजिएगा साइड में कहीं पर भी, पाइथागोरस थ्योरम। और ये आप लोग छोटी क्लासेस से इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, है ना। 8 में, 9th में, 8 में आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, पढ़े हैं जी। 9th में बार बार यूज़ करते हैं इसको। ये सबसे डिमांडिंग और सबसे पॉपुलर थ्योरम है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसको यूज़ किया होगा 9th में, 10th में, हर जगह। ओके, तो ये थ्योरम क्या है देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, किस ट्राइंगल पर वर्क करता है ये? राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी के जो दो साइड है परपेंडिकुलर और बेस, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके लिए हमको अगर इसका प्रूफ बनाना है तो इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जैसा बुक में दिया है वैसे भी आप बना सकते हैं, या हाँ, कैसे बनाना पसंद करेंगे? ये जैसा बुक में बना है वैसा है, जैसे हम बनाते हैं रेगुलर, उस तरह से। रेगुलर वाला ना, ये ज़्यादा अच्छा है, इस तरह। ठीक है, ओके। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज राइट एंगल। तो मैं एंगल बी को 90 डिग्री बना रहा हूँ। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो गिवन लिख लेते हैं। ABC is a right angled triangle at B. B पर राइट एंगल ट्राइंगल है। हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है? तो हमने प्रूव करना है ये, इसमें हाइपोटेनियस कौन है? तो इसका स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है? हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, और इनका जो है हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ला के दिखाना है और हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। हो गया जी। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे? थ्योरम नंबर 8 का नॉलेज। और थ्योरम नंबर 8 का नॉलेज क्या बोलता है कि अगर हम राइट एंगल जहाँ बन रहा हो वहाँ से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं।
और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल लेंगे, और रेशियो जब इक्वल होता है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये चीज़ हमको मिल जाएगी, क्योंकि ये साइड्स हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो हमको इसमें दो ट्राइंगल क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए इससे पहले वो थ्योरम 8 पढ़ाया जाता है आपको। समझ आया? तो क्या करेंगे जी दो ट्राइंगल बनाने के लिए? कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? तो इसके बाद की हमारा हेडिंग आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ। देखिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं हाइपोटेनियस पर, और इसका नाम क्या रख दें? BD। ठीक है, चलेगा? BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो दो ट्राइंगल छोटे छोटे क्रिएट हो गए, एक ADB और दूसरा BDC। ठीक है, अब हम दोनों को बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करेंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लेते जाएंगे। ठीक है, वो अभी अभी हम सब कर चुके हैं थ्योरम 8 में, सेम चीज। तो दो छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होंगे। अब आप अगर एंगल पहचान गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे हमने एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानते हैं, तो फिर आप सबका रेशियो बराबर लिख सकते हैं। हालांकि बिना उसके भी ये बन जाएगा, तो मैं बिना उसके बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए थोड़ा ईजी करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं? नजर में ये रहे, ये हमको लेके आना है। और ये कैसे आएगा अभी देखिए। तो सबसे पहले AB स्क्वायर लाना है मुझे, AB स्क्वायर, AB। तो AB स्क्वायर तो तब बनेगा जब AB आएगा, समझे? अब AB का स्क्वायर लाना, भाई प्रूफ तो ये करना है ना, तो ये और ये तो आना चाहिए। AB स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का जुगाड़ देखिए। हमको तो ट्राइंगल सिमिलर करना है, और ट्राइंगल सिमिलर करने से क्या होता है? आंसर है ये रेशियो क्या होते हैं आपस में? बराबर। यहाँ कुछ लिखा होगा, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, रेशियो बराबर होते हैं ना। अब अगर मुझे AB का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ AB आए, और अगर AB का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ AB आए। नहीं समझे? तभी ना क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर AB स्क्वायर बनेंगे। इधर चाहे जो आए, तो एक बार मुझे एक ट्राइंगल में ऊपर AB चाहिए, यहाँ एक ट्राइंगल का डाटा लिखते हैं, यहाँ दूसरे ट्राइंगल का डाटा। तो यहाँ पहले ट्राइंगल में AB आए, और इधर जब मैं लिखूँ तो दूसरे ट्राइंगल का AB लिखूँ, तब ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए AB कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? क्योंकि देखिए इसमें मैं फर्स्ट ट्राइंगल का डाटा लिखूंगा और यहां पर सेकंड ट्राइंगल का डाटा, ये दो अलग अलग ट्राइंगल होंगे। यहां भी ऊपर फर्स्ट ट्राइंगल, नीचे सेकंड ट्राइंगल का डाटा लिखूंगा। तो अगर AB का स्क्वायर बनाना है तो फर्स्ट ट्राइंगल में भी AB फंसना चाहिए और सेकंड ट्राइंगल में भी AB फंसना चाहिए। ऐसे दो ट्राइंगल खोजिए जिसमें AB आता हो दोनों ट्राइंगल में। हाँ, वेरी गुड। एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ADB, छोटा ट्राइंगल, इसमें AB आया या नहीं आया? और दूसरा ट्राइंगल जिसमें AB आता हो ABC, जिसमें AB आता है, हमारा काम हो जाएगा। तो हमको कौन से दो ट्राइंगल देखने हैं? बोलिए। ADB एंड ट्राइंगल ABC। पहले दिन को सिमिलर प्रूफ करें। सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान है। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। इसमें ADB और बड़े ट्राइंगल में ABC, ये 90 के हैं, दिख रहा है? छोटा ट्राइंगल ADB में देखो, ADB यही एंगल 90 है, और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। तो एक एक 90 की सिमिलरिटी मिल गई। दूसरा बताइए। है कॉमन? एंगल ए दोनों में फंस रहा है। छोटे ट्राइंगल में भी एंगल ए आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल ए आ रहा है, और ये अदर देन 90 डिग्री है। अब ध्यान से पहचानना। अब हमको वो क्राइटेरिया बनाने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 4 में हमने बनाया था। देखिए छोटा ट्राइंगल ADB, इसमें ये एंगल कंक्लूड कर रहे हैं हम, और बड़ा ट्राइंगल ABC, इसमें भी यही एंगल कंक्लूड कर रहे हैं हम। नहीं समझे? एंगल ए दोनों ट्राइंगल में है और कैसा है? कॉमन। और दोनों ट्राइंगल के एंगल जब बराबर होते हैं तो आपस में कैसे होने चाहिए? वो करस्पॉन्डिंग। इसलिए छोटे ट्राइंगल का एंगल ए और बड़े ट्राइंगल का एंगल ए अगर बराबर हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये 90 से छोटे एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल अगर पता चल गया तो हम परपेंडिकुलर और बेस जान गए। नहीं समझे? क्योंकि 90 तो दिखता रहता है साफ साफ, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस दिखता रहता है साफ साफ। बेस और परपेंडिकुलर में लफड़ा होता है। इसलिए जैसे ही एक एंगल करस्पॉन्डिंग मिले दोनों ट्राइंगल में, तो उनके सामने वाले साइड क्या बन जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब देखना, छोटा ट्राइंगल ADB में परपेंडिकुलर कौन होगा?
BD, वेरी गुड। और बड़े ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर कौन होगा? BC, वेरी गुड। समझ आया? आया सही में? क्योंकि हमको मालूम है यही दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्राइंगल के, एंगल A आपस में। ठीक बात? तो चलिए पहले तो यहां लिख लेते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए। अब हम इनके साइड का रेशियो यहीं लिख लेते हैं। तो बताइए मुझे कौन सा साइड चाहिए जी ये चीज लाने के लिए? AB स्क्वायर। पहले याद रखना छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखना है, नीचे बड़े ट्राइंगल का डाटा लिखना है। ठीक, तो मुझे छोटे ट्राइंगल में क्या फंसाना है कि मैं AB स्क्वायर ले आऊं? क्या फंसाएंगे छोटे ट्राइंगल में? अगर मुझे AB स्क्वायर लाना है तो बड़े छोटे ट्राइंगल में मुझे क्या चाहिए? AB चाहिए। तो मैं छोटे ट्राइंगल का AB लिखूंगा, AB। अब छोटे ट्राइंगल का AB कौन है? छोटा ट्राइंगल ADB में AB कौन है? हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला। तो बड़े ट्राइंगल में भी क्या लेना है आपको? हाइपोटेनियस। कौन है? ABC। इसमें हाइपोटेनियस कौन है? यहाँ 90 है, ये पूरा AC क्या बन गया? हाइपोटेनियस। नहीं समझे? ये हमने हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है। ठीक है, यहाँ छोटे ट्राइंगल का डाटा, यहाँ बड़े ट्राइंगल का डाटा। अब फिर से AB स्क्वायर बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए? AB। लेकिन नीचे मैं किसका डाटा लिख रहा हूँ? छोटे का कि बड़े का? बड़े का। तो बड़े का AB कौन है? पहचानो। बड़े ट्राइंगल में AB, बड़ा ट्राइंगल देखो ना, ये एंगल A है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और इसमें ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो बड़े ट्राइंगल में AB कौन है? ये इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। बचा कुचा क्या है? ये बेस है। तो बड़े ट्राइंगल का AB कौन है? बेस। तो छोटे ट्राइंगल का भी क्या लेना पड़ेगा आपको? बेस। अब पहचानो छोटे ट्राइंगल का बेस कौन होगा? छोटे ट्राइंगल का बेस कौन होगा? AD, वेरी गुड। समझ में आता है? नहीं आया? क्योंकि छोटे का 90 डिग्री ये है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, तो छोटे के लिए ये हाइपोटेनियस है और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर। तो बचाइए, तो ये बेस हो गया। तो AD कौन है छोटे का? बेस। कुछ आया जी? हाँ, ये अगर आप यहाँ फिसले तो कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे इसको। यहाँ तक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया? ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? AC मल्टीप्लाइड बाय AD। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, फिर से अब मुझे क्या चाहिए? दूसरा चीज देखो, AB स्क्वायर बन गया कि नहीं? AB स्क्वायर मैंने बना लिया। इसी तरह से मुझे और क्या बनाना है? BC स्क्वायर। BC खोजो कहाँ आता है, किस ट्राइंगल में फंसता है BC? BC ये BDC में फंसा, और कहाँ फंसेगा? क्योंकि अगर मुझे BC का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ भी क्या आना चाहिए? और क्रॉस मल्टीप्लाई हो कि ये क्या बन जाएगा? कहानी समझ गए? तो BC दोनों ट्राइंगल में फंसने चाहिए, छोटे बड़े। तो छोटा ट्राइंगल कौन सा है? BC वाला। और बड़ा ट्राइंगल, दोनों में BC फंसते हैं। अब हमको कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं? इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। एक एंगल 90 है दोनों में। BDC ये एंगल 90 है छोटे ट्राइंगल में, और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, एंगल B। तो क्या लिख लूं इसको मैं? ठीक है। और दूसरा एंगल C कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ रहे हो? ठीक। अब मैं यहां लिख लेता हूं इनको। BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC। तो क्या होगा? बाय डबल ए क्राइटेरिया। हाँ जी, अब क्या होगा? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। कौन है करस्पॉन्डिंग साइड्स? तो हमको क्या फंसाना है? BC स्क्वायर बनाना है, इसलिए BC फंसाएंगे। BD और ABC। पहले मैं छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखूंगा, फिर बड़े ट्राइंगल का। तो छोटे ट्राइंगल का कौन सा डाटा मुझे यूज करना है? BC। अब पहचानो छोटे का BC कौन है? BDC के लिए BC कौन है? ये रहा, इसका 90 डिग्री। तो सामने वाली क्या बन जाएगी? हाँ, तो ये हाइपोटेनस है छोटे ट्राइंगल का। तो बड़े का भी क्या लिखना है नीचे? तो बड़े का हाइपोटेनस कौन है? ये
AC। अब यहाँ मुझे फिर से BC लिखना पड़ेगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर BC स्क्वायर बनेगा। लेकिन मैं नीचे किसका डाटा लिख रहा हूँ, छोटे का कि बड़े वाले का? ये ऊपर ये नीचे, ये कौन है? बड़ा। अब देखो बड़े ट्राइंगल के लिए BC क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे? अब एंगल ए नहीं देखना, क्योंकि अब छोटा ट्राइंगल ये नहीं है, ये है। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन थे? C। दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? अब की बार छोटे ट्राइंगल के लिए भी C, बड़े ट्राइंगल के लिए भी करस्पॉन्डिंग एंगल C है। तो देखो बड़े ट्राइंगल के लिए BC क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके सामने वाला, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर है बड़े ट्राइंगल का। नहीं समझ आया? यही थोड़ा सर दर्द है और आपको पहचानना ही है, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? अब की बार हमारे ट्राइंगल ये हैं और ये दो एंगल इक्वल आए हैं, तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल मानोगे। छोटे के लिए भी एंगल C, बड़े के लिए भी एंगल C। तो जब आप छोटा देखोगे, देखो छोटा ट्राइंगल BDC 90 के सामने ये क्या बन गया? अब छोटे ट्राइंगल BDC में 90 ये है, इसके सामने ये क्या हो गया छोटे के लिए? हाइपोटेनियस। और ये रहा एंगल C जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने कौन सी साइड फंसी? ये है परपेंडिकुलर छोटे के लिए। समझ आया? अब बड़े को देखो, बड़े के लिए यही एंगल है C, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा बड़े के लिए। नहीं समझे? हाँ, तो बड़े के लिए BC क्या है? बेस। तो छोटे के लिए भी बेस लिखेंगे। अब छोटा ट्राइंगल देखो, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कौन है? DC। DC या CD कुछ भी लिख सकते हो गया? नहीं समझे? अब कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC, सेकंड इक्वेशन। हो गया? समझे? परीक्षा में आता है ये। ठीक, अब देखो AB स्क्वायर बन गया, BC स्क्वायर बन गया, AB स्क्वायर बन गया, BC स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद राइट पार्ट के साथ इधर है AC इंटू AD प्लस इधर कौन है? AC इंटू DC। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, जो है सो है। इधर ये बना लिया हमने, राइट पार्ट इस तरफ बना लिया। अब यहाँ देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन जुड़ रहा है, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, कॉमन निकाल लें AC। यहाँ क्या बचेगा? AD, यहाँ क्या बचेगा? DC। अब जरा देखो डायग्राम में, AD प्लस DC ये क्या चीज़ है? AD प्लस DC क्या बन गया? AC। तो इसको भी क्या लिख लिया? और दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है? आप जरा पहचानो, दिस इज हाइपोटेनियस बड़े ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर बेस। यही चीज है जो हमको प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड। तो ये इस तरह से प्रूव होता है। हो गया? ओके। इसके बाद का हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, जस्ट इसका रिवर्स है कि अगर ऐसा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अब की बार आपको एंगल 90 डिग्री ला के दिखाना है। ठीक है, तो वो आप खुद से करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे, ना प्रूफ पूछा जाता है। प्रूफ इसका पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम इसके बाद के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाएंगे। हो गया? चलिए एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके आ रहे हैं, तो इसके आगे से जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के आएंगे उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? एनी राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज ए ट्राइंगल ABC दिख रहा है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC दिखा, दिस इज गिवन टू अस, और हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। लेकिन हमको मालूम है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ADC कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है बेस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा ट्राइंगल है, इसमें ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा AB।
तो ए बी का स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, वो हम बना के इसको बना सकते हैं। तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी बी, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल? ए डी बी। तो इसमें हम पाइथागोरस से क्या लगा सकते हैं? ये है हाइपोटेनियस, तो इसमें क्या बनेगा? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये समझ में आता है? आ रहा है समझ में? और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हो गया। और इसका नंबर दे दिए इक्वेशन 1। फिर से इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देखो ए डी सी, इसमें भी लगाइए पाइथागोरस, यही लिख लेता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ, कौन है इसमें हाइपोटेनियस? एसी। एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। हाँ, आप इधर देखिए, ए बी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ एसी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ है एसी का स्क्वायर, दिख रहा है? ए बी का स्क्वायर और उस तरफ बीच में इक्वल है, उधर एसी का स्क्वायर है। अब मैंने ए बी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर बनाया, सी डी का स्क्वायर नहीं बनाया। समझ में आता है? अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या कभी भी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे? मुझे तो अगर मैं देखो दोनों को जोड़ता हूँ, ध्यान से समझना कहानी, ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों इक्वेशन जोड़ता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और इक्वल टू बाकी चीज़ें रहेंगी। लेकिन मुझे ए बी स्क्वायर के साथ ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए सम में, मुझे सी डी स्क्वायर चाहिए। और यहाँ आया है ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर को अगर मैं इक्वल की उस तरफ भेजूंगा तो ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये उधर जा करके पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ के बनाऊंगा तो ये यहाँ कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और जैसे ही इक्वल के उधर भेजूंगा क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, जो कि क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब है ये इस तरफ कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो उधर जाके क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो अब ये निगेटिव होगा तो अगले स्टेप में उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कहानी समझ गए? इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक बात? चलिए लिखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 घटा दो, ए बी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर, तो ये चीज इसमें से क्या माइनस होगा? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। एक से ज़्यादा टर्म अगर आप माइनस के बाद लिख रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाद क्या होता है? साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। हाँ जी, इधर क्या है? अब एक्सचेंज करते हैं, ए डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, प्लस माइनस, ए सी स्क्वायर उधर भेज दो। यहाँ क्या चाहिए? सी डी, ये रहा सी डी। डी सी लिखो या सी डी लिखो, एक ही चीज़ है। तो उसको इधर बुलाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस, उसको मैं सी डी लिख लूँ, ये चीज़ चलेगा? सी डी लिख सकता हूँ, ठीक। ए सी उधर भेज रहा हूँ, इधर क्या है? ऑलरेडी, और ये उधर जाकर के पॉजिटिव हो गया ये, और यही चीज़ तो है जो हमको लानी है। चेक कर लीजिए, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which C equal to 90 degree. Prove that AB square is equal to 2 times AC square. ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है? दो साइड आपस में बराबर होते हैं। अब उन्होंने बोला है ABC आइसोसेलेस है, लेकिन कहाँ पर? C पर। C 90 डिग्री बना रहा है ना, और आइसोसेलेस है तो कोई भी दो साइड आपस में कैसी होगी? इक्वल। तो ये हमने मान लिया दोनों इक्वल लेंथ की है, AC और CB। हो गया? तो आइसोसेलेस है तो AC किसके बराबर हो जाएगा? AB के। अब हमने क्या प्रूव करना है? बोलिए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर, यही प्रूव करना है ना? चेक करो तो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? देखिए ए बी क्या है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, क्या लगेगा? 90 डिग्री का ट्राइंगल है, स्क्वायर दिखता है कहीं भी साइड में, तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस। अप्लाई करिए। इन ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए बी हाइपोटेनियस है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। नहीं समझे? सी बी या बी सी कुछ भी लिख सकते हो। ए सी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखना था? मैंने ए बी लिख दिया है ना, सुधार लेना। इसका नाम क्या था? ए सी, और इसका नाम क्या है? सी बी। करेक्ट कर लीजिएगा ना, ए बी लिखा गया है। हो गया? आप देखिए सी बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? तो हो गया, आपका आंसर आ गया। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर एंड इट इज ए बी स्क्वायर। हो गया, यही चाहिए, प्रूव हो गया 2 लाइन में। नोट कर लीजिए।